नमस्कार दोस्तों, दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। करीब रात के 12 बजे थे। अचानक से कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लग गई। उन्हें लगा कि कोई गैस लीक हुई होगी। ऑफ कोर्स इन वर्कर्स ने जांच करनी शुरू करी, देखना शुरू किया कि ये गैस कहां से लीक होने लग रही है। तभी एक वर्कर ने देखा कि एक जगह से लिक्विड ड्रिप होने लग रहा है। उसके साथ साथ एक येलोइश से कलर की गैस निकलने लग रही। ये देखकर वर्कर ने अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन सुपरवाइजर को लगा ये पानी होगा। ऐसे छोटे मोटे लीक्स इतने बड़े प्लांट में होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सुपरवाइजर ने कहा चलो देखते हैं, लेकिन पहले अपनी टी ब्रेक कर लेते हैं। तो हर रात की तरह वर्कर्स चाय पीने गए, अपनी टी ब्रेक लेने गए, रात के करीब 12 बजे के ही अराउंड। लेकिन 12:45 AM तक जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वर्कर्स ने रियलाइज किया ना सिर्फ इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग रही है, यहाँ पर उनकी आंखें बुरी तरीके से जलने लग रही हैं और साथ में उन्हें बहुत तेज खांसी होने लग रही है। अगले 2 घंटों में ये गैस हवा के जरिए पूरे भोपाल शहर में फैलती है, घरों के अंदर घुसती है और अगले 2 दिन में हजारों लोग मारे जाते हैं इस भोपाल गैस ट्रेजिडी में। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि इस एक्सीडेंट में गलती किसकी थी? या गलती वर्कर्स की थी, इस कंपनी की थी जिसकी ये फैक्ट्री थी, या फिर यहां सरकार की गलती थी? आइए आज के वीडियो में इस इंसिडेंट को गहराई से समझते हैं। पूरा शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा बदहवास हो जाता है। भोपाल की जिस फैक्ट्री में ये डिजास्टर हुआ वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड कंपनी की। ये कंपनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अगर आप इसका नाम नहीं जानते तो इसके प्रोडक्ट जरूर जानते होंगे। एवर रेडी बैटरी, बेकलाइट, ये ना सिर्फ बैटरीज, पेस्टिसाइड्स बल्कि रॉकेट फ्यूल भी बनाती है कंपनी। दुनिया भर में इसकी फैक्ट्रीज फैली हुई हैं और केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं इसकी फैक्ट्रीज अक्सर इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। 1994 में इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया था टू एवर रेडी इंडस्ट्रीज। तो ये एक ऐसा नाम है जिसे आप ज्यादा जानते होंगे शायद। लेकिन अगर पुराने टाइम की बात करें तो 1962 में यूनियन कार्बाइड ने एक पोस्टर एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करी थी इंडिया के लिए। ये एड्स काफी मेटाफोरिकल थी। इनमें दिखा रखा था कि कैसे एक कच्ची सड़क पर कुछ लेबरर्स अपनी गाय के साथ चलकर जा रहे हैं और पीछे से एक बड़ा सा हाथ आ रहा है और टेस्ट ट्यूब से कोई केमिकल लिक्विड सड़क पर डालने लग रहा है। आज के दिन हम इस ऐड को देखते हैं तो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज हमारे दिमाग में आती है इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। लेकिन उस वक्त इस ऐड का एक पॉजिटिव मीनिंग था कि कैसे यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड्स और नई टेक्नोलॉजीज यहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देश की मदद कर रहे हैं। और यूनियन कार्बाइड एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी। इंडिया में इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL करके बुलाया जाता था और 49% स्टेक इसका एक्चुअली में इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा ओन किया जाता था, इंक्लूडिंग आर गवर्नमेंट की भी ओनरशिप थी इस कंपनी में। 1969 वो साल था जब इस कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम था सेविन। अब इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं या MIC, और ये एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक केमिकल है। MIC को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता था सेविन बनाने के लिए। अब दोस्तों हमारी कहानी में साल 1980 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि ये वो साल है जब चीजें एक एक करके बदलने लगी। यूनियन कार्बाइड को काफी नुकसान होने लगा, ये कंपनी पैसे लूज करने लगी। पैसे की कमी की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि वो MIC को इंपोर्ट करने की जगह इंडिया में ही इसे मैन्युफैक्चर करेंगे। ये पहला रेड फ्लैग है, क्योंकि केमिकल्स को बनाना और ऐसे मिक्स करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। लेकिन UCIL को परमिशन दे दी गई सरकार के द्वारा और उन्होंने ये करना शुरू किया अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इसी समय के आसपास कंपनी को कहा गया था कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए कि अगर कोई डेंजरस गैस लीक हो जाए तो भोपाल में रहने वाले लोगों को पता हो कि कैसे रिएक्ट करना है और कैसे इवैक्यूएट करना है, क्योंकि सब जानते हैं यहां पर इस प्लांट में एक डेंजरस केमिकल की प्रोडक्शन करी जाएगी। लेकिन यह प्लान कंपनी के द्वारा कभी नहीं बनाया गया। इनफैक्ट 1981 में एक वर्कर की डेथ हो गई एक्सीडेंटली जब उसे एक्सपोजर हुआ MIC से।
लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया, प्लांट ऐसे ही चलता रहा। इसी समय एक और चीज क्या हुई, कंपनी ये जो इंसेक्टिसाइड बना रही थी सेविन करके, इसकी सेल्स नीचे गिरने लग गई इंडिया में। कंपनी के कंपटीशन में कई और कंपनीज उभर कर आई जिनके प्रोडक्ट्स सस्ते थे, तो यूनियन कार्बाइड पर प्रेशर बना। यूनियन कार्बाइड को भी अपने सेविन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी पड़ी, दाम कम करना पड़ा, और ये करने के लिए इन्हें कई जगहों पर अपने पैसे बचाने पड़े, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। जो वर्कफोर्स थी उसे कम किया गया। नए वर्कर्स जिन्हें हायर किया जाता था कंपनी के द्वारा, वो अक्सर अंडर क्वालिफाइड होते थे। सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया जाने लगा पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर पाइप्स खराब निकलती तो उन्हें चालू क्वालिटी से रिपेयर कर दिया जाता, रिप्लेस करने की जगह। रेगुलर लीक्स होने लगे, जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी जितना खतरनाक केमिकल उस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था, इसकी खबर ना तो भोपाल के लोगों को बताई गई, ना ही वहां काम करने वाले वर्कर्स को बताई गई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सोचोगे कि किसी ने नोटिस नहीं किया क्या? किया नोटिस, कई लोगों ने नोटिस किया। पहले तो ट्रेड यूनियंस जो उस एरिया में थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन उस यूनियन के लीडर्स को जॉब से निकाल दिया गया और उनकी डिमांड्स नहीं सुनी गई। लेकिन यहां पर एक आदमी थे जो इस पूरे इशू को गहराई से जांचना चाहते थे, क्योंकि उनका पर्सनल स्टेक था इसमें। मैंने बताया था ना कि 1981 में एक वर्कर की हत्या हो गई थी इस प्लांट में। उन वर्कर का नाम था मोहम्मद अशरफ। मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त को बताया था कि वो चिंतित हैं इस प्लांट के बारे में, उन्हें चिंता हो रही है कि यहाँ पर काम ढंग से नहीं होने लग रहा है। तो उन्होंने जाकर अपने दोस्त राजकुमार केशवनी को बताया, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, और राजकुमार काम में लग गए। उन्होंने इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को एक्सेस किया और इस पूरे प्लांट पर एक रिपोर्ट लिखी कि इस प्लांट में कितने घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट की हेडलाइन थी, बचाइए हजूर, इस शहर को बचाइए। रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि यहां पर एक डिजास्टर हो सकता है। यूनियन कार्बाइड के इस प्लांट के पास करीबन 20% भोपाल की पॉपुलेशन रहती है और यह बहुत खतरनाक है। और यह बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना दोस्तों कि उन्हें कैसे पता चला कि यहां पर कुछ खतरा है, क्योंकि जर्नलिस्ट राजकुमार को कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी इन केमिकल्स के बारे में। बस इन्होंने कहीं पढ़ा कि इस प्लांट में फॉस्जीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन्हें याद आया कि ये तो वही गैस थी जो जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गैस चेंबर्स में इस्तेमाल करी जाती थी। तब इन्होंने रियलाइज किया कि यहां पर कितनी डेंजरस है ये पूरी सिचुएशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को नाम दिया, ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट तक को लिख दिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज के दिन हम देखकर कह सकते हैं कि इन्होंने तो पूरे डिजास्टर को प्रिडिक्ट किया था, लेकिन उस समय में जब तक ये डिजास्टर हुआ नहीं था तब तक ना तो सरकार ने यकीन किया इन पर, ना कंपनी ने यकीन किया, और इनके दोस्त भी सोचते थे कि ये तो पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है। थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एक्चुअली में उस प्लांट के अंदर चल क्या रहा था। मैंने जैसे बताया, MIC को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उस प्लांट के अंदर। अब MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था, E610, E611 और E619। अब 610 और 611 जो टैंक्स थे उन्हें तो पूरा MIC से भर दिया जाता था, लेकिन 619 को इमरजेंसीज के लिए पूरा खाली छोड़ना था। इसके अलावा सेफ्टी के लिए MIC को सिर्फ 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टैंक तक भरा जाना था। टैंक को 60% से ज्यादा भरना नहीं था, क्योंकि बात पता है क्या है दोस्तों, MIC प्लस वाटर एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। अगर MIC पानी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, पानी तो छोड़िए, हवा के साथ भी कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि हवा में भी कुछ मॉइस्चर होता है, तो जो रिएक्शन होता है उससे एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है। अब इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हर टैंक में MIC को कवर किया गया था प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन से, ताकि वो अपनी जगह टिका रहे। टैंक्स के प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलरली चेक किया जाता था। तो ये 3 टैंक्स हैं साइड बाय साइड, और हर टैंक में 2 पाइप्स आ रही हैं। एक पाइप टॉक्सिक गैसेस को, पॉइजनस गैसेस को टैंक से बाहर निकालती है और उन गैसेस को बर्न ऑफ करने के लिए भेज देती है, और दूसरी पाइप टैंक के अंदर आती है और नाइट्रोजन डालती है टैंक्स के अंदर। अगर टैंक में प्रेशर कम हो जाए तो और नाइट्रोजन डाली जाती है प्रेशर बनाने के लिए। अब यहां काम करने वाले वर्कर्स की एक रूटीन ड्यूटी ये थी कि इन पाइप्स को रेगुलरली साफ किया जाए, और जब भी MIC को निकाला जाता था उसे सेविन बनाने के लिए, उसे सेफली निकाला जाता था इन टैंक्स। तो सुनने में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, ये इतना मुश्किल नहीं है समझना। अब जैसा मैंने बताया था, ये 3 टैंक्स थे, इनमें से किसी को भी 60% से ज्यादा पर फिलअप नहीं करना चाहिए था, किया गया था। 60% से ज्यादा कैपेसिटी पर फिल किया गया था इन्हें। और मैंने बताया था तीसरा टैंक इमरजेंसीज के लिए, उसे खाली रखा जाना चाहिए था,
लेकिन उस रात ये तीसरा टैंक भी भरा गया था, उसमें भी एमआईसी थी। पैसे बचाने के लिए यहां पर ज्यादा एमआईसी को स्टोर किया जा रहा था। दूसरी चीज, 3 में से 2 टैंक्स का प्रेशर सही नहीं था। तीसरी चीज, जो इंडिकेटर एमआईसी का लेवल दिखाता है वो इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके अलावा एक अलार्म लगाया गया था, जो अलार्म बजता था अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाता था तो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, चौथी चीज, इस अलार्म को कई सालों पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, तो ये अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। अब याद है मैंने उस पहली पाइप के बारे में बताया था जिसका काम था पॉइजनस गैसेस को टैंक से बाहर लेकर जाना और उन्हें जला देना। अब ये जो गैसेस थी ये उस पाइप से निकलकर एक वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी, लेकिन वो स्क्रबर स्विच ऑफ कर रखा था। स्क्रबर तभी काम करता जब कोई वर्कर वहां जाकर उसे स्विच ऑन करता। छठी चीज, अब मैं काउंट लूज करने लग रहा हूं, यहां पर कितनी गलतियां थी। हर टैंक पर मैंने बताया था एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, लेकिन 610 टैंक पर जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे रिपेयर भी नहीं किया था। और इन सब चीजों के अलावा यूनियन कार्बाइड प्लांट एमआईसी को मैन्युफैक्चर करना बंद कर चुका था अक्टूबर 1984 में। तो मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस ऑलमोस्ट बंद कर चुकी थी और जो इन टैंक्स में बची हुई एमआईसी थी उन्हें बस तभी यूज किया जाना था जब जरूरत पड़े। और लास्ट और फाइनल प्रॉब्लम, अगर कुछ गलत होता फैक्ट्री में तो 2 बड़े अलार्म्स लगाए गए थे। एक अलार्म था फैक्ट्री में रहने वाले वर्कर्स के लिए और दूसरा अलार्म था जो और भी ज्यादा तेज बजता था, वो था फैक्ट्री के आसपास रहने वाले भोपाल के लोगों के लिए। लेकिन दूसरा अलार्म टर्न ऑफ कर दिया गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, सेफ्टी मेजर्स थे जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था और जो गलतियां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जिस दिन ये डिजास्टर हुआ। जैसा कि जर्नलिस्ट राजकुमार केसवनी ने प्रेडिक्ट किया था, यहां पर एक एक्सीडेंट होने की देर थी बस। इतने सारे सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया जाएगा तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये एक्सीडेंट हो जाएगा। 2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए एक आम रात थी। भोपाल का शहर हिल से घिरा हुआ है, तो ठंडी रात थी, दिसंबर का महीना था। रात के 9 बजे वर्कर्स ने अपनी शिफ्ट चेंज करी और यूनियन कार्बाइड में नए वर्कर्स आए। उन्होंने अपना रूटीन काम करना शुरू किया। एमआईसी टैंक्स में लगी पाइपों को धोना शुरू किया। उन्होंने पाइप्स में पानी डाला, लेकिन कुछ नोटिस किया पानी डालते वक्त दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा था पाइप। उन्होंने कुछ फिल्टर्स को साफ करना शुरू किया, ये सोचकर कि पानी क्लॉग हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस की, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल कर नहीं आया। लेकिन वो ज्यादा हैरान नहीं हुए इसे देखकर। उन्होंने अपने सुपरवाइजर को जाकर बताया करीब 11 बजे के आसपास, और सुपरवाइजर ने ऑपरेटर से कहा कि पानी को चलता रहने दो, यहाँ पर जो अगली शिफ्ट में वर्कर्स आएंगे वो उस पानी को स्विच ऑफ कर देंगे। आमतौर पर पाइप्स पर एक स्लिप बाइंड नाम की चीज लगती है जो पानी को टैंक्स के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन इन पाइपों पर वो स्लिप बाइंड नहीं लगी हुई थी। करीब 10 बजे के आसपास पानी एक्चुअली में टैंक 610 के अंदर जाने लग गया, जहां पर एक भारी मात्रा थी एमआईसी। और जैसा मैंने आपको बताया था, एमआईसी और पानी का एक खतरनाक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन होने लग गया, गैसेस का एक क्लाउड फॉर्म होना शुरू हुआ। लेकिन जो वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद थे उन्हें इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी इस चीज की। करीब 1 घंटे बाद नई शिफ्ट पर काम करने वाले वर्कर्स आए और उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जलने लग रही हैं। उन्होंने टैंक्स के पास जाकर प्रेशर देखा। प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन उन्हें लगा ये सेफ। लेकिन उनकी आंखें जलनी बंद नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई लीक हुआ होगा, चलो लीक को ढूंढते हैं। 11:45 PM के आसपास वर्कर्स ने लीक ढूंढना शुरू किया। It was leaking, but thing is that was leaking slowly. इनमें से एक वर्कर थे मिस्टर सुमन दे। इन्होंने एक जगह से लिक्विड ड्रिप होते हुए देखा। अगले 1 घंटे में एग्जैक्टली क्या हुआ इस पर अभी भी डिबेट करी जाती है, लेकिन माना यह जाता है कि वर्कर्स की टीम ने लीक को इग्नोर किया और अपनी टी ब्रेक ली 12:40 AM तक। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पैनिक उससे पहले ही शुरू हो गया था। यहां पर ब्लेम कुछ सुपरवाइजर्स और वर्कर्स पर डाला जाता है क्योंकि उन्होंने इस गैस लीक को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक चीज जो हम फॉर श्योर जानते हैं वो ये है कि 12:30 बजे रात के करीब वर्कर्स ने रियलाइज किया कि यहां पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्रेशर रीडिंग्स बहुत हाई थी और टैंक में प्रेशर बढ़ता गया और बढ़ता गया। याद रखिए कि ये टैंक अंडरग्राउंड था, ऊपर का कंक्रीट टूटना शुरू हो गया। सुमन कंट्रोल रूम में भागे अलार्म बजाने के लिए। 610 टैंक से गैस बड़ी तेजी से बाहर निकल रही थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही था कि जो पानी टर्न ऑन किया गया था पाइप्स को वॉश करने के लिए, उसे स्विच ऑफ किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लेट हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो कंप्लीट केओस था। मैंने आपको बताया था कि जो पॉइजनस गैसेस इन टैंकों से बाहर निकलती हैं, वेंट गैस स्क्रबर का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें जलाने के लिए।
लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ, जो MIC का रिएक्शन हुआ पानी के साथ, अब जो पॉइजनस गैसेस बाहर निकल रही थी वो इसी वेंट गैस स्क्रबर के थ्रू पास करके इतनी भारी मात्रा में ऊपर हवा में एस्केप कर जाती हैं। जो वर्कर्स आसपास मौजूद थे वो निकलती हुई गैस पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पॉइंट था जहां से गैस निकल रही थी वो बहुत ही हाइट पर मौजूद था, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करीब रात के 1 बज रहे थे। सारे वहां मौजूद लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि अब सिचुएशन किसी भी इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। इसी रीजन से सारे वर्कर्स ने और वहां मौजूद लोगों ने फैक्ट्री को इवैक्यूएट करना शुरू किया। 1 बजे के बाद से भोपाल शहर में हालत बहुत खौफनाक है। गैस शहर के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाती है, इंक्लूडिंग द रेलवे स्टेशन। लोग खांसते हैं, हल्ला मच जाता है। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं, दरवाजे खोलते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, जिसकी वजह से गैस और अंदर आ जाती है उनके घर में। इनमें से ज्यादातर लोग स्लम्स में रहते थे जो फैक्ट्री के आसपास थे। एक औरत बताती है कि कैसे गैस का एक वाइटिश क्लाउड सा उनके घर के अंदर आ जाता है विंडोज में मौजूद गैप से। एक और इंसान बताते हैं कि स्मेल जो थी इस पूरी चीज की वो ऐसी थी जैसे कि मिर्च जल रही हो, बर्निंग चिलीज की तरह। कुछ लोग नींद में ही मारे जाते हैं, बाकी लोगों की मौत होती है खांसते खांसते, स्ट्रगल करते हुए, भागते भागते। जो बीमार लोग हैं उन्हें पास के हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं इस चीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए, ये कौन सी बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि वहाँ पर कौन सी गैसेज लीक हुई हैं। कुछ डॉक्टर्स ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट्स को क्योंकि वो उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा ऑक्सीजन और बुरी तरीके से रिएक्ट करती है इस गैस के साथ, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स की भी मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। अगली सुबह हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सड़कों पर जानवरों की डेड बॉडीज दिख रही हैं, और ये इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाता है। वैसे अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM पर, जो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। कुकू FM एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ढेर सारी बायोग्राफीज और ऐसी ही एजुकेशनल ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगी। इसकी आमतौर पर कॉस्ट होती है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन अभी एक स्पेशल डिस्काउंट चलने लग रहा है। इन्होंने अपना न्यू ईयर्स का जो डिस्काउंट था वो 2 जनवरी तक बढ़ा दिया है, तो अगर आप कूपन कोड NY50 यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए टोटल कॉस्ट साल की पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज, इनकी पूरी ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अगले दिनों जैसे ही इस डिजास्टर की खबर फैलती है, सरकार और यूनियन कार्बाइड के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यूनियन कार्बाइड अपनी टेक्निकल टीम भेजती है इंडिया में, और वो टीम जो बची हुई MIC है उसे एक कम डेंजरस गैस में कन्वर्ट करती है। इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन फेथ। अगला ऑब्वियसली सवाल उठाया जाता है यूनियन कार्बाइड पर, और यूनियन कार्बाइड कंपनी रिलीफ के लिए पैसा भेजती है। वो लाखों रुपए देते हैं सरकार को, रेड क्रॉस को और कई और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और वॉरेन एंडरसन जो कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे उस वक्त, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं। इनफैक्ट उन्हें अगले ही दिन अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन पीछे ही पीछे कंपनी की जो लीगल टीम है वो अपनी पूरी तैयारी करने लग रही है। अगले साल 1985 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है जिसकी मदद से सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिल जाती है कि वो भोपाल के लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए कोर्ट में। और यहां पर शुरुआत होती है एक लीगल फाइट की, एक ऐसी लीगल बैटल जो कि आज के दिन तक चलने लग रही है। कोर्ट में केस फाइट करने के लिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी। क्यों इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, किसकी गलती है? तो दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन कार्बाइड अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। दोनों इन्वेस्टिगेशंस मानती हैं कि एक्चुअली में एक्सीडेंट के पीछे कॉज थी रिएक्शन ऑफ वाटर एंड MIC, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि यहां पर यूनियन कार्बाइड की गलती है। उन्होंने अपने स्टाफ को ढंग से ट्रेन नहीं किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ढंग से मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से ये पानी टैंक में लीक कर गया। और यूनियन कार्बाइड क्या कहता है? यूनियन कार्बाइड कंपनी कहती है कि यहां पर एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट की गलती है, उन्होंने हमें सेफ्टी डिजाइन में चेंजेस नहीं करने दिए। और कंपनी की खुद की गलती नहीं है, बल्कि प्लांट में मौजूद जो स्टाफ काम कर रहा था, वर्कर्स काम कर रहे थे, ये उनकी गलती है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि स्टाफ ने एक्चुअली में साबोटैज किया है प्लांट को और जबरदस्ती पानी डाल दिया है वहां पर। 2003 में इंग्रिड एकरमैन, एक डॉक्टर जो भोपाल केस को बड़े ही डिटेल में स्टडी कर रहे थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इवेंचुअली
कोर्ट को कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया ऐसे सैबोटेज का जो यूनियन कार्बाइड कहने लग रहा था। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरीज उठाई गई थी कि यहां पर एंटी सोवियत फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी जो अमेरिका से भेजी गई थी, लेकिन एक्चुअली में कोर्ट केस खत्म हो जाता है 1989 में जब यूनियन कार्बाइड डिसाइड करता है कि $470 मिलियन कॉम्पनसेशन वो पे करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, यानी उस समय के ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए। लेकिन हमारी कहानी वहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग खुश नहीं थे। सरकार को कॉम्पनसेशन देना लोगों के लिए जस्टिस नहीं था, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। फरवरी 1989 में सतीश धवन, जो कि एक टाइम पर चेयरमैन थे इसरो के, वो पिटीशन फाइल करते हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस वापस से खुल जाता है एज अ क्रिमिनल केस। आने वाले सालों में वॉरेन एंडरसन और साथ ही साथ इंडियन वर्कर्स जो उस वक्त मौजूद थे प्लांट में, उन्हें अक्यूज किया जाता है कोर्ट के द्वारा ऑफेंडर्स होने का। अगले कुछ सालों में कई सारी चीजें होती हैं, कोर्ट केस के बाद कोर्ट केस होता है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो यह होती है कि यूनियन कार्बाइड और वॉरेन एंडरसन को क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा। जो इंडियंस अक्यूज थे वो एक फाइन पे करते हैं, लेकिन वॉरेन एंडरसन खुद से कभी भी कोर्ट में अपेयर नहीं करते। एक्चुअली में वॉरेन एंडरसन की नेचुरल कॉजेस से डेथ हो जाती है 2014 में, लेकिन यूनियन कार्बाइड के खिलाफ जो क्रिमिनल केस चलने लग रहा है वो आज के दिन तक भी ओपन है। एक्सीडेंट के विक्टिम्स जो आज के दिन तक सफर कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल कर रखी हैं कॉम्पनसेशन की डिमांड करने के लिए, और इनमें से भी कई सारे केसेस आज के दिन तक ओपन है। टाइम के साथ साथ सरकार ने भी रियलाइज किया कि उनके पास सही लॉज नहीं थे लोगों को अकाउंटेबल ठहराने के लिए अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो। इसी रीजन से एक्सीडेंट के बाद जो पहला नया लॉ लाया जाता है वो होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट इंश्योर करता है कि इंडस्ट्रीज अपनी तरफ से कदम उठाएं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सेम ही ईयर में एक नया क्लॉज ऐड किया जाता है फैक्ट्रीज एक्ट में, जो क्लियरली स्टेट करता है ऑक्यूपायर कौन होगा एक फैक्ट्री का। कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबल होगा एक फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए। इससे पहले इस चीज की क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। आने वाले कुछ सालों में और ऐसे लॉज बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर के विक्टिम्स को भी सपोर्ट करने के लिए। कुछ लॉज बनते हैं कि कितना हजार्डस मटेरियल एक फैक्ट्री में स्टोर किया जा सकता है, उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। बहुत से गैप्स जो हमारे लॉज में थे वो आज के दिन के कानूनों के द्वारा फिल इन किए जा चुके हैं, लेकिन इस डिजास्टर के विक्टिम्स शायद आज के दिन तक जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए ऐसे ही और हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। यहां क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।